Hello everyone, this video is made for those students who are in BCom 6 last year 6th semester. Let's begin. So this textbook is Commerce 6th semester. Let's begin. So I will speak in Hindi because most of people understand Hindi easily. That's why. Let's begin. So सिलेबस ये है. सिलेबस में क्या है ये फर्स्ट जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और ये उसके टॉपिक्स हैं. सेकंड जो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट उसके मेन टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं. थर्ड जो चैप्टर है ह्यूमन रिलेशनशिप उसका कंटेंट यहाँ पे दिया गया है. यहाँ तक दिया है. उसके बाद जो फोर्थ चैप्टर है ट्रेंड्स इन ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट उसके कंटेंट यहाँ पे दिए गए हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है टू नो एवरी स्टूडेंट. हर एक स्टूडेंट को पता रहना चाहिए ये चीज़. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो पेपर होगा मैक्सिमम 100 मार्क्स का होता है. क्वेश्चन सेट होते हैं उसका अलग अलग पैटर्न होता है. 6 क्वेश्चंस इसमें सेट होते हैं. ड्यूरेशन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है. ड्यूरेशन आपको बस 3 आवर्स मिलेगा. इसी टाइम फ्रेम में आपको अपना पेपर कंप्लीट करना है. ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी कैरिंग 15 मार्क्स ईच. मतलब ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 एंड 6 की बात कर रहे हैं. ये कंपलसरी क्वेश्चन हैं. ये 15-15 मार्क्स के क्वेश्चन हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में आपका आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. ठीक है, ये 10 मार्क्स का रहेगा. या फिर एक चीज़ और, ये आपको 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें से आपको बस 10 सॉल्व करने रहेंगे. बट मेरे एडवाइस मानो तो 12 के 12 किया करो. अगर आपका एक रॉन्ग रहेगा उसके बदले आपको दूसरा वाला ऐड कर लेते हैं अगर करेक्ट रहा 12 में से. तो बी में क्या दिया गया है ट्रू और फॉल्स. इसमें मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप सारे के सारे ट्रू और फॉल्स जो भी हैं उसको आप लिखें. और एक बात और, अगर जो भी आप क्वेश्चंस हैं उसका जो सब क्वेश्चंस है उसका आप क्वेश्चन नंबर डालना मत भूलिए. बस दूसरे क्वेश्चन में आंसर एनी टू फॉलोइंग ऑफ मतलब 3 क्वेश्चंस दिए रहेंगे इसमें. उसमें से 2 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं. और ये कौन से मॉडल में से आएंगे मॉडल 1. एक चीज़ याद रखो मॉडल 1 मतलब ये होता है जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसी में से क्वेश्चंस बनेंगे. 3 क्वेश्चंस बनेंगे. 3 में से आपको बस 2 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं एग्ज़ाम में. तो इसमें से हमको 3 क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ना ही पढ़ना है. 15 मार्क्स का आएगा. क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम पैटर्न है. इसमें आपको 3 क्वेश्चंस रहेंगे. 2 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं मॉडल नंबर 2 में से. मतलब मॉडल नंबर 2 मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट. अंडरस्टैंड? ओके. फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम पैटर्न है. 15 मार्क्स का 3 क्वेश्चंस आएंगे उसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो थर्ड मॉडल ह्यूमन रिलेशन ये सारे उसके कंटेंट हैं और आपको पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 5 में सेम पैटर्न है. मॉडल नंबर 4 में से आएगा. मॉडल नंबर 4 में से आएगा. ये उसके कंटेंट आपको पढ़ना है. क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6. राइट नोट्स ऑन एनी 4 आउट ऑफ 6. मतलब आपको 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें से बस आपको 4 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं. और एक बात और, प्लीज़ नोट इट डाउन. ये जो आपने मॉडल नंबर 1, 2, 3, 4 पढ़ा है वो सारे मिला के क्वेश्चंस मॉडल नंबर 6 में आएंगे. बट ये 20 मार्क्स के हैं. वन थिंग, ये शॉर्ट नोट्स हैं. आपको इसको शॉर्ट में लिखना है. इसको लॉन्ग आंसर आपको नहीं लिखना है. ये इम्पोर्टेंट बात थी, अपने माइंड में रखना. ठीक है? ओके. So if you have any doubt or query regarding the question paper pattern or the syllabus about the commerce subject, you can comment in YouTube. Okay, so let's
I show you the content which is there in Manan Prakashan book. First chapter human resources management, second chapter human resources development, third chapter human relation leaders and motivation, fourth chapter trends in human resources management. और लास्ट में ये क्वेश्चन, ये जो बुक है आपके, उसमें एक आपको लास्ट में क्वेश्चन पेपर दिया रहेगा पिछले साल का। वो आप जब भी आपका एग्ज़ाम के टाइम पे पेपर आने मतलब 1 मंथ बिफोर आप ये जो क्वेश्चंस पेपर यूनिवर्सिटी के हैं उसको ज़रूर से सॉल्व करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू write and revise your answer which you have learned earlier, write it down the previous year question paper, it will improve your speed, content, etc. So let's begin for first chapter of our commerce BCom 6th semester first chapter. So human resources management, इसमें क्या इम्पोर्टेंट है? देखिए, एग्ज़ाम में तो हमको पूरी बुक नहीं पढ़ के जानी होती है, ठीक है। मैं भी एक कॉमर्स की स्टूडेंट हूँ, तो मैं आपको इसके लिए अच्छी गाइडेंस दे सकती हूँ। क्या? देखिए, इसमें हमको ना अब फर्स्ट मेन टॉपिक्स क्या है, फर्स्ट चैप्टर में मेन टॉपिक्स क्या है जिससे मतलब एग्ज़ाम में टॉपिक्स आ सकते हैं। फर्स्ट क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग एंड जॉब एनालिसिस, डिज़ाइनिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन। ये मतलब मेन टॉपिक्स हैं, ठीक है। इतना ही मेन टॉपिक है और इसके अंदर इसके सब पार्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि इसका कॉन्सेप्ट, फीचर्स, फंक्शन, इम्पॉर्टेंट, इसका ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, इसके अंदर स्टेप्स, जॉब एनालिसिस, जॉब डिज़ाइंस, रिक्रूटमेंट में इसका सोर्सेज क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोसेस क्या है, ई कॉमर्स, ई सिलेक्शन क्या होता है, तो ये सब दिया गया है। तो अब मैं जब 6th सेमेस्टर में थी तो मैंने PYQ को बहुत अच्छे से एनालाइज किया था। सो जो भी मैंने इसमें रेड पेन से मार्क किया है तो समझ जाइएगा वो उस साल के पेपर में आया है। तो मैंने उस ईयर का भी नाम मतलब कौन से ईयर में आया था तो मैंने वो भी लिखा था 2019 2023, ओके। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 2023 मैंने इसे लिखा है, जहाँ पे ये मैंने गोल सर्कल किया है रेड मार्क से। ये 2 टाइम्स मैंने किया है, तो ये 2 बार एग्ज़ाम में आ चुका है। और ये जो ग्रीन पेन से मार्क है, ये भी most important questions है which you have to learn before your exam. So let's begin. तो ये चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दिया गया है, इसका इंट्रोडक्शन। ये चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज एट वर्क। इसका मतलब क्या होता है? ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है ये एक इम्पॉर्टेंट डिसिप्लिन है जो मैनेज करता है जो भी हमारे सराउंडिंग में ह्यूमन रिसोर्सेज है जो काम करते हैं उसको। द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ मैन पावर। इसमें यह कहा गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी संस्था की सक्सेस तभी होगा जब उनके जो मैन पावर, जो वर्कर्स है, जो काम करते हैं, एम्प्लॉयज़ है, अगर वो बहुत अच्छे होंगे, उनके क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयज़ रहेंगे तो उनका सक्सेस जो है वो ज़रूर होगा। कमिटेड एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ कैन गारंटी हायर परफॉर्मेंस इन टुडेज कॉम्पिटिटिव बिजनेस वर्ल्ड। इसमें ये कहा गया है आज के मॉडर्न कॉम्पिटिशन जो ज़माना है उसमें कमिटेड और डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ का रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जो कमिटेड और डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ है उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस इज़ फिक्स। नेक्स्ट, द नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू रिक्वायर कॉम्पिटेंट एंड कमिटेड ह्यूमन रिसोर्सेज। जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी कमिटेड और डेडिकेटेड ही ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, इसमें ये कहा गया है। नेक्स्ट, देयरफॉर मैनेजमेंट नीड टू बी टेक गुड एफर्ट टू सिलेक्ट, ट्रेन, इंश्योर द राइट प्लेसमेंट, कंडक्ट प्रॉपर परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेट, ensure career development and provide appropriate compensation and facility to the employees। इसमें ये 3 लाइन्स में यही लिखा गया है कि हमको प्रॉपर मैनेजमेंट करना है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, राइट प्लेसमेंट करना है, उनका प्रॉपर उनका परफॉर्मेंस का अप्रेजल मोटिवेट करना है, उनका करियर डेवलपमेंट करना है, उनको प्रोवाइड करना है, कंपनसेशन प्रोवाइड करना है, उनको अच्छे से अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। किसको?
एम्प्लॉयज़ को। Managers need to have a higher concentration towards the employees and also towards the objectives of the organization. जो कंपनी का जो मेन मैनेजर होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा हायर कंसर्न, उनको ज़्यादा से ज़्यादा उसमें किस पे फोकस कर रहा है, उनके एम्प्लॉयज़ एंड ऑल्सो टू द उनके एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है और उनका ऑर्गेनाइजेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है ये मैनेजर को ज़्यादा से ज़्यादा उस पर फोकस करना है। मैनेजर शुड make constant effort to understand the nature, aspiration and the feeling of the employees to manage them. इसमें ये लिखा गया है जो मैनेजर है उनको एम्प्लॉयज़ का नेचर क्या है, एस्पिरेशन, उनकी फीलिंग्स क्या है, ये उनको अंडरस्टैंड करना है, समझना है और उसको इफ़ेक्टिवली उनको मैनेज करना है। किसको मैनेज करना है? मैनेजर को। मैनेजिंग वेल्स रिक्वायर्स अ गुड नॉलेज of managing wells required a good knowledge of principles and practice of management. The subjects of the management and human resources development will enable the student to understand the underlying principle and practice to managing people at work. इसमें ये लिखा गया है हमको मैनेज करने से, जैसे हम पढ़ाई करने के लिए टाइम मैनेजमेंट करते हैं कि हमको 10 आवर्स पढ़ना है, 5 आवर्स पढ़ना है, तो उसके लिए हम टाइम निकालते हैं, उसके हिसाब से प्रॉपर स्टडी प्लान बनाते हैं और उसके हिसाब से हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करते हैं। तो ये जो चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, इसके अंदर हमें ये स्टूडेंट को ये अंडरस्टैंड मतलब समझने के लिए मिलता है कि क्या प्रिंसिपल्स और क्या प्रैक्टिसेस है जो मैनेज करना ज़रूरी है कोई भी काम सक्सेसफुल होने के लिए। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना हम स्टार्ट करते हैं अभी से। कॉन्सेप्ट एंड द फीचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ठीक है। तो फुल फॉर्म तो एग्जाम में नहीं पूछते हैं हमारे, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का हर एक क्वेश्चन में आपको डेफिनेशन लिखना होगा, ठीक है। डेफिनेशन अगर आप लिखोगे ना एग्ज़ाम में तो आपके जो मार्क्स हैं ना, जो मतलब पेपर आपका जो चेक करेगा ना टीचर, उसको अच्छा लगेगा, आपका प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा तो आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे ऑफकोर्स। और इसका डेफिनेशन हर एक, देखिए जो भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो ना उसका एक डेफिनेशन आपको बाय हार्ट होना चाहिए। उसका बाय हार्ट एक फ्लो चार्ट, उसका मतलब एक इमेज, जैसे कि ये ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और इसके कुछ 5-6 पॉइंट्स, एक ऐसा इमेज आपके मतलब माइंड में हरदम फिक्स रहना चाहिए बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। So human resources management is a process of managing human resources to improve the individual, group and organization effectiveness, उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। किसके? जो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है ये एक प्रोसेस है मैनेज करना। जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज है, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई ग्रुप भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन की इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। ओके डन। सो उसके बाद आपको एक फेमस एडविन के एक आपको डेफिनेशन याद रखना पड़ेगा। ये तो सॉरी मीनिंग के लिए था, डेफिनेशन यहाँ पे दिया है एडविन के द्वारा। तो इसमें ये अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो पहले से तो आप मतलब इसके बारे में OCM में भी पढ़ चुकी हो, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो इसमें क्या लिखा गया है? Human resources management is planning, organizing, directing, controlling of the procurement, development, compensation, integration, maintenance and the separation of human resources to end that individual, organization, social objective are accomplished। तो आपको इतना लॉन्ग नहीं याद रखना है, आपको मतलब मेन बात याद रखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग, कंपनसेशन। देखो एम्प्लॉयज़ को हम लोग क्या देते हैं? कंपनसेशन देते हैं। उनका इंटीग्रेशन मतलब सब लोग मिल के काम करते हैं, उसको कहते हैं। मेंटेनेंस, जैसे हमारे घर में हम लोग क्लीनिंग करते हैं, ये सब। तो एम्प्लॉयज़ लोग मतलब उनके भी मेंटेनेंस, उनके भी चार्जेस रहने, जैसे कि उनके भी मतलब डेली खर्चे होते हैं, ये सब, ठीक है। और सोशल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का क्या है? इसको एकम्प्लिश करना है, कंप्लीट करना है। ओके, सबको ये डेफिनेशन याद करना है। उसके बाद ये मेन, मैं तो कहूँगी ना इतने बड़े बड़े कंटेंट आपको एग्जाम में नहीं याद आएंगे, तो बेटर इज़ दैट यू मेमोराइज दिस फ्लो चार्ट, इमेज, वट एवर यू कैन। नेचर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज। सो
ये जो नेचर लिखा है और यहाँ पे देखो फ्यूचर लिखा है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा है, सो ये सब एक ही है, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में आता है नेचर फीचर, डू नॉट गेट कंफ्यूज, ओके। सो फर्स्ट इसका पॉइंट है प्रोसेस। तो ह्यूमन रिसोर्सेज इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सो ये जो फर्स्ट लाइन है यहाँ पे भी हमने यही पढ़ा था, तो यू कैन कॉपी दिस हियर ऑल्सो, ओके। सो फर्स्ट इसमें ये पॉइंट यहाँ से आप अगर याद रखते हो तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, बहुत सिंपल है, बहुत बार रिपीट हो गया, मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्सेज को। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्सेज को, दैट्स इट। क्यों करना, क्योंकि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके गोल्स को अचीव करना, ठीक है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं, फर्स्ट हमको एक्वायरिंग द सर्विस फॉर द सर्वर ऑफ द पीपल, मतलब हमको सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद उनका डेवलप करना है, उनकी स्किल्स, उनको ट्रेनिंग देना है, उनको मोटिवेट करना है। एम्प्लॉयज़ को हमको कमिटेड और डेडिकेटेड बनाना, मतलब वो इंश्योर करना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं हमारे कमिटेड रहे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करना है उसको अचीव कर पाए, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एक सेकेंड, सेकेंड पॉइंट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब ये होता है, एक एग्जांपल मैं बताती हूँ। हमारे क्लास में कोई एक स्टूडेंट होता है, वो मतलब हर एक चीज़ में मतलब मल्टी टैलेंटेड होता है, पढ़ने में, डांसिंग में, सिंगिंग में, एटसेट्रा। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो आपको याद रखने का है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट ये मल्टी डिसिप्लिनरी है। और ह्यूमन रिसोर्सेज को जो मैनेजर्स क्या है, मैनेजर्स मेक यूज़ ऑफ वेरियस डिसिप्लिन्स टू मैनेज द वर्क फोर्स इफेक्टिवली। मतलब जो मैनेजर रहता है उसको डिसिप्लिन बनाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी काम है, जो वर्क फोर्स है वो इफेक्टिवली वर्क हो पाए। सो फर्स्ट इसका पॉइंट है मैनेजमेंट साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, कम्युनिकेशन, फिजियोलॉजी, वट एवर यू कैन, दिस पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन। देखिए ये जो हमारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन रहे या फिर नॉन ऑर्गेनाइजेशन रहे, दोनों पे ये अप्लाई होता है। ऑल परवेसिव मतलब ये होता है इट इज़ एप्लीकेबल नॉट ओनली द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक एग्जांपल दिया गया है बुक के अंदर, जैसे कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैज़ इम्प्लीमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन ऑर्डर टू सिलेक्ट, ट्रेन एंड मोटिवेट ह्यूमन रिसोर्सेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। देखो कॉलेज में हमारे जो टीचर्स रहते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको सिलेक्ट किया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, उसके बाद उनको मोटिवेट करते हैं, और लास्ट में क्या होता है, स्कूल को मतलब स्कूल अपना बेस्ट परफॉर्म करे, ये उनका ऑब्जेक्टिव होता है। बहुत ईजी पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या है, कंटिन्यूस इन नेचर। देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफर्ट, डिसिप्लिन, ये हमको लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कंटिन्यूस रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे कि एक बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छा वर्क करे, अच्छे प्रॉफिट अर्न करे, उसके बाद भूल जाए, ऐसे नहीं है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं होगा। शॉर्ट टर्म तो हो जाएगा बट लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट है ये कंटिन्यूस इन नेचर है, ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ठीक है। इसमें यही बोला गया है, इसमें और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। देखो जैसे हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, हमारा कुछ ऑब्जेक्टिव है ना, हमारा कुछ गोल है, जैसे मैं एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है। सो तो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट भी एक एम्फेसाइज करता है, उनके कुछ ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जैसे कि इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रहता है, ग्रुप ऑब्जेक्टिव रहता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव जैसे कि एम्प्लॉयज़ का करियर डेवलपमेंट, उनको मोटिवेट करने का, उनको प्रमोट करने का, एक्सेट्रा। ग्रुप ऑब्जेक्टिव जैसे कि टीम वर्क करना है, अच्छे से इंटीग्रेटेड वर्क करना है, इसे कहते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव मतलब मार्केट में अपना शेयर्स बढ़ाने हैं, प्रॉफिट अर्न करना है, इसे कहते हैं। और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मतलब सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी के लिए हमको कंट्रीब्यूट करना है। 6 पॉइंट इसमें दिया, लॉन्ग टर्म बेनिफिट। देखिए ह्यूमन रिसोर्सेज जो मैनेजमेंट है इसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट किसको मिलता है, एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी एज वेल, एक्सेट्रा। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में यहाँ पे दिया है। एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट में क्या फ़ायदा है, जैसे कि उनको मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट होता है। ऑर्गेनाइजेशन को क्या होता है, उनकी कॉर्पोरेट इमेज बनती है,
कंपटीशन में वो अच्छा परफॉर्म करते हैं उससे सोसाइटी में हमें क्या होता है, जैसे सोसाइटी के अंदर हमको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एंड नेक्स्ट है शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर कंपनी के अंदर जो पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं, शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी, उनको क्या फ़ायदा मिलता है, उनको हायर डिविडेंड मिलता है, हायर प्रॉफिट मिलता है। ये दिया गया है। 7 पॉइंट ये दिए गया है, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। टीम स्पिरिट मतलब क्या होता है, जैसे कि हम ग्रुप स्टडी करते हैं उसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे दिया गया ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एम्स दैट डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग अ टीम स्पिरिट एट एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट ग्रुप एंड डिपार्टमेंट। इसमें ये बोला गया है कि हमें मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर मतलब इंटीग्रिटी होनी चाहिए, जैसे कि हमको मिल के काम करना है। हमें मतलब अगर कोई भी डिपार्टमेंट है, जैसे कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, तो उनको मिल के काम करना है। तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल है वो बहुत जल्दी अचीव होगा। ये दिया गया है इस पॉइंट में। इसमें एक लास्ट पॉइंट याद रखना, टीम स्पिरिट लेट्स टू टीम वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, और टीम वर्क की वजह से क्या होता है, ब्रिंग सक्सेस टू द ऑर्गेनाइजेशन। यही बात मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर हम मिल के काम करेंगे तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी काम है बहुत जल्दी होगा, और बहुत जल्दी काम अच्छे से करने के कारण हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सक्सेस आती है। 8 पॉइंट मैंने कट किया है क्योंकि 1 पॉइंट टू बी नोटेड दैट बिकॉज हमें एग्ज़ाम में अगर हमारा 8 और 7 का पैटर्न होता है एग्ज़ाम में, जो 15 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है वो 8 और 7 मार्क्स के होते हैं, तो उसके अंदर आपको 8 मार्क्स के लिए 8 और 9 पॉइंट्स ही लिखना रहता है। तो इसके अंदर दिया है ज़्यादा पॉइंट्स, ठीक है। आप 8 पॉइंट्स 7 पॉइंट्स ही याद करो, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स याद करने के चक्कर में मत पढ़ो, थोड़ा पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो, मैं यही कहूँगी। सो 9th पॉइंट मैंने अपने एग्ज़ाम में पढ़ा था, इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ सब सिस्टम। इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ सब सिस्टम, इसमें क्या दिया गया है कि हमें इंटीग्रेटेड सब हर एक जो डिपार्टमेंट है सबको मिल के काम करना है। वापस यही दिया है, जैसे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, पोटेंशियल अप्रेजल, ये सारे मतलब जो भी डिपार्टमेंट है उनको सारे मिल के काम करना है, इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ सब सिस्टम करना है। और इसके वजह से क्या होगा, हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव हो पाएगा। सबसे लास्ट में पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ पोटेंशियलिटी, मतलब उनके पोटेंशियल्स इंक्रीज़ होते हैं। जैसे कि मतलब एम्प्लॉयज़ के पोटेंशियल कैसे हम इंक्रीज़ कर सकते हैं, तो ये इसके कुछ पॉइंट्स दिया गया है, जैसे कि उनको इफ़ेक्टिव ट्रेनिंग्स देना, उनका करियर डेवलपमेंट करना, उनको काउंसलिंग देना, मोटिवेट करना, ये सारे पॉइंट्स हैं। हमने एक क्वेश्चन 2 पेज के तो पढ़ लिए, बट क्या हमें याद हुआ है, नहीं। आप एक काम करिए, एक पेज लीजिए और उसके अंदर एक बस आप लिखिए नेचर एंड द फीचर और कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। उसमें मतलब आप मेमोराइज़ करिए ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है। ये एक प्रोसेस है मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्सेज को इम्प्रूव करने के लिए, क्या इंडिविजुअल, ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन इफ़ेक्टिवनेस उनका बढ़ाने के लिए। फिर एडमिन का एक डेफिनेशन था, उसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इंटीग्रेशन, कंपनसेशन। आपके दिमाग में जो भी आता है ना, तो मतलब ये पॉइंट्स को आप मेमोराइज़ कर लो। सोशल ऑब्जेक्टिव, सेपरेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उनका डेवलपमेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स अचीव होते हैं, ये आपको डेफिनेशन में लिख देना है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या है, जैसे कि हम एक मैं एग्जांपल दूंगी, आपको ये पॉइंट्स बहुत ईजी से याद हो जाएंगे। अगर आपको एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना है तो आप पहला कोई चीज़ के लिए अगर हम सोचते हैं तो उसका एक प्रोसेस होता है। फर्स्ट स्टेप क्या इसमें दिया गया, जैसे कि प्रोसेस, कोई भी चीज़ का प्रोसेस क्या होता है, जैसे कि इसको पहले हम लोग बुक सिलेक्ट करते हैं, फिर उसके हिसाब से अपने ट्रेन करते हैं, हम मोटिवेटेड रहते हैं, और उसके बाद अपने काम के प्रति बहुत डेडिकेटेड रहते हैं। ऐसे याद हो गया, कोई भी प्रोसेस है उसको सिलेक्ट करना, ट्रेनिंग करना, मोटिवेट करना और कमिटेड रहना अपने काम के प्रति। फर्स्ट इज प्रोसेस। सेकेंड है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, हमको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाना है, जैसे कि मैनेजमेंट साइंस, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट पे यूनिवर्सल एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्रोसेस, सेकंड मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, थर्ड यूनिवर्सल एप्लीकेशन, फोर्थ क्या है कंटिन्यूस इन नेचर। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है,
ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूस रहना चाहिए। अभी देखो ये कंटिन्यूस इन नेचर है ना, तो इससे एक पॉइंट याद रखना, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, इसको लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी मिलते हैं एम्प्लॉयज़, ऑर्गेनाइजेशन, सोसाइटी और शेयर होल्डर्स को। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो कि जैसे एम्प्लॉयज़ को क्या फ़ायदा होगा, एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव, नॉन इंसेंटिव बेनिफिट्स, ऑर्गेनाइजेशन को कॉर्पोरेट इमेज, सोसाइटी को बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, शेयर होल्डर को ज़्यादा डिविडेंड। इसके ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी एक पॉइंट है, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है ग्रुप का, ऑर्गेनाइजेशन का सोसाइटल ऑब्जेक्टिव। ये सारे पॉइंट्स और ये सेम सेम ही है, बस इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है, इनको क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, ये आपको लिखना है यहाँ पे। 7 पॉइंट दिया है, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का एक इंटीग्रेटेड है, सब मतलब मिलके काम करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी काम है वो बहुत ज़्यादा कम टाइम में ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलता है। और सब सेकेंड लास्ट पॉइंट क्या है, इंटीग्रेटेड यूज़ ऑफ सब सिस्टम, जैसे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, करियर डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट करना है, परफॉर्मेंस पोटेंशियल एक्सेट्रा। और सबसे लास्ट में क्या है, एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल हमको इंक्रीज करना है, उनको ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट, मोटिवेशन और काउंसलिंग। सो एक बार वापस से खुद से एक बार आँख बंद करो और उसके बाद ये पॉइंट्स रिपीट करो। फर्स्ट क्या है, प्रोसेस है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, कंटिन्यूस इन नेचर है, और उसके बाद यूनिवर्सल एप्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, लॉन्ग टर्म बेनिफिट, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। वापस एक बार प्रोसेस है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, कंटिन्यूस इन नेचर है तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी मिलेगा। अगर कोई चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है तो उसको ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड भी रहेगा। फिर उसके बाद है इंटीग्रेटेड यूज ऑफ सब सिस्टम और एम्प्लॉयज़ का पोटेंशियल बढ़ाना है। याद हुआ? नहीं याद हुआ तो ये चीज़ को आप बार बार रिपीट करो, आपको पक्का याद हो जाएगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं, फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, एक बात मैं और बतानी चाहती हूँ, जैसे कि अगर आपको कोई टॉपिक नहीं याद हो रहा तो ये जो चार्ट है आपने इसका निमोनिक्स बना लीजिए, जैसे कि इसका फर्स्ट जो लेटर रहता है उसका निमोनिक्स बना लेंगे तो ये बहुत इजी रहेगा एग्ज़ाम में याद करने के लिए। फर्स्ट इसमें जो पॉइंट दिया जाए, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। पहले बात, आपको ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मीनिंग पता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मीनिंग ये होता है मैनेज करना ह्यूमन रिसोर्सेज को बेटर वे में इंडिविजुअल, ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट पॉइंट है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात याद रखना, ये प्राइमरी फंक्शन है, एग्जाम में याद रखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, कोई भी काम की शुरुआत हम लोग प्लानिंग से करते हैं, तो ये प्राइमरी फंक्शन है। जैसे कि रिव्यू करना उनके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स क्या हैं, उनके पास कितने रिसोर्सेज है उसको फोरकास्ट करना, उनका सप्लाई कितना है, रिक्वायरमेंट कितना है, फिर उसको कंपैरिजन करना, उसका शॉर्टेज हो या सरप्लस है उसके बारे में इसका प्लानिंग करना, ठीक है। सेकेंड क्या है, एक्विजिशन ऑफ फंक्शन एंड सिलेक्शन, मतलब इसमें हमको सिलेक्शन करना है। इसमें जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो बेटर मतलब एग्जाम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, फॉर एक्वायरिंग द राइट टाइप ऑफ मैन पावर, the human resources manager should take necessary arrangement for the recruitment। इसमें ये दिया गया है कि अगर हमको राइट मैन पावर अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में लगाते हैं तो जो मैनेजर रहता हूँ उनको जो रिक्वायरमेंट होती है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, उसको राइट वे में करना है, जैसे कि राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना है, ठीक है। उसको कहते हैं सिस्टमैटिक सिलेक्शन, ठीक है। प्लानिंग किया, सिलेक्शन किया, प्लानिंग किया, सिलेक्शन किया। थर्ड पॉइंट है प्लेसमेंट फंक्शन। प्लेसमेंट फंक्शन मतलब क्या होता है, जैसे कि प्रॉपर प्लेसमेंट ब्रिंग द जॉब सेटिस्फैक्शन। इसमें मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, जैसे कि कोई भी इंसान को अगर आप राइट जगह पे, जो भी उसका इंटरेस्ट है उस जगह पे अगर उसको जॉब मिल जाती है तो वो ऑफकोर्स बहुत खुश रहता है। तो अगर वो खुश है तो अच्छा परफॉर्मेंस, रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का एट द एंड बहुत ज़्यादा सक्सेस होगा। जॉब सेटिस्फैक्शन रहेगा तो उसके वो इंसान कमिटेड, डेडिकेट और डिसिप्लिनरी वे में काम करेगा, और उसकी वजह से हमारे फोर्थ वाला जो पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक बार मैं वापस रिपीट करती हूँ। इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है।
और उनको फीडबैक देते हैं। जैसे कि फीडबैक कैसे देंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। इसमें यही दिया गया है। सो मैंने शॉर्ट में आपको ये इमेज की थोड़ी मतलब ये लिख के बता दिया, ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट है प्रमोशन। प्रमोशन देखो, हमारे कोई भी अगर एम्प्लॉयज़ कहीं काम करता है तो उसका मतलब ये रहता है ना कि अगर मैं ये आज यहाँ पे हूँ तो मैं आगे चल के यहाँ पे पहुँचूँ, तो यहाँ से यहाँ पे कैसे होगा, उनका प्रमोशन के थ्रू होगा, या फिर उनके वर्क अच्छा कैसे करते हैं, या फिर उनके मेरिट के बेसिस पे, या फिर वो सीनियरिटी के बेसिस पे होता है। और भी बहुत सारी रीज़न की वजह से उनका प्रमोशन होता है। बट इसमें ये दिया गया है उनके मेरिट्स बेस्ड ऑन प्रमोशन होता है, जैसे कि टॉप लेवल पे होता है। सीनियरिटी जैसे कि ये लोअर लेवल पे होता है। बस आपको ये 2 बात याद, मेरिट किस पे होता है, टॉप लेवल पे, सीनियर ये लोअर लेवल पे होता है। 6 पॉइंट है इसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फर्स्ट फंक्शन देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो वापस अगर हमको अच्छे से ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना है तो उसके फंक्शंस के लिए हमको एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट का करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे कि उनको एक्वायर करने का नॉलेज, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में किस चीज़ के बारे में काम हो रहा है उसके बारे में एम्प्लॉयज़ को अच्छी खासी नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डेवलप एटीट्यूड्स रहना चाहिए उनके अंदर, स्किल डेवलपमेंट करना, सोशल बिहेवियर उनका इम्प्रूव करना, ये सारे उनको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में सिखाया जाता है, करियर डेवलपमेंट में। नेक्स्ट पॉइंट है करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट में क्या होता है, जैसे कि एक एम्प्लॉयज़ को एक टास्क दिया जाता है, जैसे कि असाइनिंग ए चैलेंजिंग टास्क टू एम्प्लॉयज़, उनको ट्रेनिंग देना, यही वाला पॉइंट्स वापस रिपीट हुआ है। उनको ट्रेनिंग देना, प्रमोशन करना, काउंसलिंग करना, करियर डेवलपमेंट सेम। 8 पॉइंट दिया गया है कंपनसेशन फंक्शन। देखो, ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है तो उसको कंपनसेशन रिवॉर्ड चाहिए ही चाहिए। अगर उसको रिवॉर्ड मिलेगा ऑफ कोर्स वो अच्छे से काम करेगा, अच्छा काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन का बेटरमेंट होगा, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस होगा। ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट मिलेगा। रिवॉर्ड जैसे कि मॉनेटरी होता है, नॉन मॉनेटरी बोनस होता है, ठीक है। 9th पॉइंट इसमें दिया गया है लेबर रिलेशन। देखो, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसके अंदर जैसे यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, जैसे अलग अलग रिलेशनशिप होते हैं। जॉइंट काउंसलेशन होता है, नेगोशिएशन हैंडलिंग होता है, ग्रीवेंस हैंडलिंग होता है, ये सब अलग अलग रिलेशनशिप है। 10th पॉइंट है एम्प्लॉयज़ वेलफेयर। देखिए, एम्प्लॉयज़ के लिए हमें अच्छा हम कैसे कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़ हैप्पी रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में वो बेटर परफॉर्म करेंगे। तो इसमें जैसे कि उनको कैंटीन फैसिलिटी देना, रिक्रिएशन फैसिलिटी देना, रेस्ट रूम आराम करने के लिए, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मतलब अगर कोई बहुत दूर रहता है तो उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना, और एम्प्लॉयज़ ग्रुप एश्योरेंस एंड सो ऑन इसमें दिया गया है। 11th पॉइंट क्या है, एम्प्लॉयज़ हेल्थ एंड सेफ्टी। देखो, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर एम्प्लॉयज़ हेल्दी और सेफ हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट फिक्स है। तो इसमें क्या लिया है, सोशल सिक्योरिटी मेशर्स, जैसे उनको सोशल सिक्योरिटी मेशर्स जैसे कि उनको प्रोवाइड करना, फंड, पेंशन, ग्रेच्युटी होता है, मैच्योरिटी बेनिफिट, इंजरी और एक्सीडेंट कंपनसेशन प्रोवाइड करना। इसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ की वेलबींग इन्हांस होती है। अब सेकंड क्वेश्चन हमने पढ़ा है तो रिपीट करना तो बनता है, क्योंकि अगर आप बार बार कोई भी चीज़ को रिपीट करते हैं तो ये आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में याद हो जाता है। सो फर्स्ट इसमें फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, इसका डेफिनेशन आपको याद रखना है। फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या है, is a process of managing the human resources to improve individual, organization और ग्रुप की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका, प्लानिंग करना। प्लानिंग क्या है, ये प्राइमरी फंक्शन है। इसमें गोल्स, रिसोर्सेज कितने रिक्वायरमेंट है, क्या सप्लाई करना है, क्या इसको कंपेयर करना है, शॉर्टेज है या सरप्लस है, ये चीज़ को। सेकंड क्या है, सिलेक्शन। सो हमारे ये थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। अभी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का हम लोग ने कॉन्सेप्ट, फीचर, नेचर, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन पढ़ा, फिर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का भी हमको इम्पोर्टेंस पढ़ना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट क्या गया इसमें दिया गया है, अवेलेबिलिटी ऑफ
कॉम्पिटेंट मैन पावर, इसमें ये दिया गया है कि कोई ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी एम्प्लॉयज़ है वो कमिटेड और डेडिकेटेड रहे, मतलब उसको कहते हैं कॉम्पिटेंट मैन पावर। कॉम्पिटेंट मतलब वो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड और कमिटेड रहे, हार्ड वर्किंग रहे। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट फैसिलिटी, इसके ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है, उनको उसका प्रॉपर सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट और करियर डेवलपमेंट होता है और मोटिवेट होते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जैसे कि इसमें बताया गया है, ये पॉइंट्स बार बार रिपीट होंगे, ये बात याद रखना। कंटेंट आपको तो बहुत ज़्यादा ही याद हो जाएगा। इसमें क्या दिया गया, फॉर इंस्टेंट इफेक्टिव ट्रेनिंग, जैसे कि अगर हम क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग हम देते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, तो उसकी वजह से क्या होता है, उनको नॉलेज इंक्रीज होगा, एटीट्यूड, स्किल एंड सोशल बिहेवियर। ये सेम बात मैं आपको यहाँ पे वापस दिखा सकती हूँ। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ये सेम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पॉइंट सेम है, ये पॉइंट्स। ठीक है, तो रिपीटेशन बहुत ज़्यादा होगा इसमें। फर्स्ट पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, कॉम्पिटेंट रहना चाहिए। सेकंड क्या है, इफेक्टिव यूज़ ऑफ मैन पावर। देखो ऑर्गेनाइजेशन के ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये फैसिलिट, इसके वजह से क्या होता है, जो भी मैन पावर है, जो अवेलेबल मैन पावर है, उनका इफेक्टिव यूज़ हो पाए, मतलब राइट इंसान को राइट जॉब पे लगाना है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, मोटिवेशन एक्सेट्रा। थर्ड पॉइंट इसमें दिया गया है, मोटिवेशन ऑफ मैन पावर। मोटिवेशन ऑफ मैन पावर, मोटिवेशन ऑफ मैन पावर इसमें ये दिया गया है कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, मैन पावर हैं, उनको हमको मोटिवेट करना है। जैसे कि उनको अगर वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको शेयर्स और प्रॉफिट में अगर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की वजह से ऑर्गेनाइजेशन अच्छा परफॉर्म कर रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, कंपनी के मार्केट में शेयर्स बढ़ेंगे, प्रॉफिट होगा उनको, और उसकी वजह से जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं उनको मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स मिलेंगे। समझा। उसके बाद क्या है, फोर्थ पॉइंट है मॉरल ऑफ एम्प्लॉय। मॉरल ऑफ एम्प्लॉय, देखो एक इसका मीनिंग अगर देखोगे इसमें क्या लिखा है, मॉरल इज़ अ ग्रुप फिनोमिना। ये मॉरल आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना होगा। मॉरल ये एक इंडिविजुअल भी होता है, ग्रुप भी होता है। ठीक है, फिर इन एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ नीड टू वर्क इन अ ग्रुप। देखो मॉरल क्या है, एक इंडिविजुअल फिनोमिना भी है और एक ग्रुप फिनोमिना भी है, ये याद रखना। ठीक है, इसमें क्या है, प्रोवाइडिंग ग्रुप इंसेंटिव, मतलब एक ग्रुप में जो लोग काम करते हैं उनको ग्रुप में, ठीक है, इंसेंटिव प्रोवाइड करना। इसमें क्या है, इन्वेस्टिंग सजेशन फॉर द ग्रुप मेंबर, जो ग्रुप मेंबर हैं उनको सजेशंस प्रोवाइड करना, एनकरेज करना, उसको टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना। फिफ्थ पॉइंट क्या है, करियर डेवलपमेंट। करियर डेवलपमेंट मतलब कैसे होगा करियर डेवलपमेंट, जैसे उनको चैलेंज करना, टास्क प्रमोशन से होगा, और ट्रेनिंग एंड सो ऑन। ठीक है, सिक्स पॉइंट क्या है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है, इसमें ये दिया गया है कि अगर ड्यू टू ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन, मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट की वजह से अगर हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग और मोटिवेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, इनोवेटिव आइडियाज़ आएंगे ऑर्गेनाइजेशन के। उसकी वजह से क्या होगा, हम जनरेट करेंगे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इससे हमको क्या मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फिर वर्किंग रिलेशन को मैंने कट किया है। ठीक है, वर्किंग रिलेशनशिप का मतलब ये होता है कि देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप लेवल में रहता है और जो लोअर लेवल में रहते हैं उनको मिल के काम करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो टॉप लेवल पे उनका एक अलग एटीट्यूड हो, लोअर लेवल को कोई भाव न दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को इंटीग्रेटेड और मिल के काम करना है, उससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट होगा। इसे कहते हैं वर्किंग रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन करके रखना है। ठीक है, उसके बाद 8 पॉइंट क्या है, कॉर्पोरेट इमेज। देखो ह्यूमन रिसोर्सेज अगर इफेक्टिव होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि कस्टमर, एम्प्लॉयज़, शेयर होल्डर और अदर मेंबर जो सोसाइटी में हैं, उससे मतलब उसमें क्या होगा, उनका एक कॉर्पोरेट इमेज इम्प्रूव होगा। ठीक है, क्या लिखा है, द प्रैक्टिस अडॉप्ट बाय द ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर हैव डायरेक्ट, मतलब जो मैनेजर जो प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करेगा उसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा, उसके इमेज, उसके ऑर्गेनाइजेशन का क्या इमेज है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। इसको कहते हैं कॉर्पोरेट इमेज। जैसे कोई ब्रांड का इमेज रहता है ना, जैसे कि एडिडास हो गया,
बाटा हो गया ये। सो हमारा 8 पॉइंट है कॉर्पोरेट इमेज। इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है डेवलप और इम्प्रूव अ कॉर्पोरेट इमेज इन द माइंड्स ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स। तो कंपनी के अलग अलग स्टेक होल्डर्स होते हैं जैसे कि कस्टमर्स, एम्प्लॉय, शेयर होल्डर एंड अदर मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। इसकी वजह से क्या होता है, डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। समझा। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल ऑब्जेक्टिव। देखो ओसी में हम लोग ने पढ़ा था कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसमें कहा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन जो भी प्रॉफिट करते हैं उसमें से 2% जो प्रॉफिट होता है वो उनको सोसाइटी में डोनेट करना है, मतलब करना है। ठीक है, तो इसमें ये बताया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बताया गया है कि हम इन्वायरमेंट के लिए, कंजर्वेशन के लिए, अदर मतलब और वेलफेयर के लिए 2% अपना इसमें सोसाइटी के लिए बिजनेस जो फर्म्स होती हैं उनको सोशल डेवलपमेंट के लिए ये पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, और बस इसमें 9 पॉइंट्स इतने काफ़ी है। ठीक है, एक बार हम वापस रिपीट करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर। सेकेंड पॉइंट है इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर। थर्ड पॉइंट है मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज, करियर डेवलपमेंट। उसके बाद है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट इमेज और सोशल ऑब्जेक्टिव। दैट्स इट। ये पॉइंट्स एक बार वापस रिपीट करते हैं आंख बंद करके। अवेलेबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटेंट मैन पावर, इफेक्टिव यूज ऑफ मैन पावर, मोटिवेशन ऑफ मैन पावर, मॉरल ऑफ द एम्प्लॉयज, करियर डेवलप होगा, उनको कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कॉर्पोरेट इमेज होगा और सबसे लास्ट में है सोशल ऑब्जेक्टिव। ये क्वेश्चन भी हमारा खत्म हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ इसमें जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। तो इसका एक आपको मीनिंग पता रहना चाहिए। स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अ कंपनी और एन ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है। प्रोएक्टिव देखो, एक्टिव मतलब क्या होता है, हम लोग एक्टिव हैं, कोई भी काम के लिए एक्टिव हैं। प्रोएक्टिव मतलब ये होते हैं कि वो बहुत पहले से तैयार रहते हैं कोई भी काम के लिए। ठीक है, प्रोएक्टिव मैनेजमेंट करना है किसको, एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। समझा स्ट्रैटेजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मतलब। ठीक है, और इसमें थोड़ा और इसमें पढ़ते हैं। स्ट्रैटेजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर इम्प्रूव करते हैं मैन पावर्स पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू वापस सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, कंपनसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोटिवेशन एंड करियर डेवलपमेंट। ये जो पॉइंट्स है, ये जो इसमें लिखा है, ये बार बार रिपीट होंगे तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे। एक बार वापस, स्ट्रैटेजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का क्या है, ये प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी एंड ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रैटेजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज इसके अंदर क्या होता है, इंप्रूव करना मैन पावर की पॉलिसी, प्रैक्टिसेस, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, करियर डेवलपमेंट एक्सेट्रा। बस अब डायरेक्टली इसमें तुमको ना ये डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ना है। ये एक बार पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर आप देखोगे तो उसमें ये एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो हम इसको डिस्टिंग्विश बिटवीन करके अच्छे से पढ़ेंगे। सो फर्स्ट में दिया है मीनिंग। ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट का मीनिंग दिया है। ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड। इसमें क्या लिखा है, इन ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज सो एज टू अचीव द शॉर्ट टर्म गोल्स इन ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट रहते हैं, जो पुराने ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, उनका ना शॉर्ट टर्म गोल होता है। बट जो स्ट्रैटेजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, उनका स्ट्रैटेजिकल गोल रहता है। स्ट्रैटेजिकल गोल का मतलब है, स्ट्रैटेजिक आपको पता है क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट क्या होता है, वो प्रोएक्टिव रहते हैं। यहाँ पे अभी हम लोग जस्ट पढ़ा प्रोएक्टिव मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मीनिंग याद रखो। फर्स्ट में ट्रेडिशनल क्या है, ये शॉर्ट टर्म इनका अप्रोच रहता है, और स्ट्रैटेजिकल में क्या आता है, इनका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म याद रहेगा। इनका नेचर ऑफ डिसीजन क्या है, ये रिएक्ट। जैसे कि कस्टमर्स बोलेंगे ये तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, तो ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है चेंज कर देंगे ऐसा। बट जो स्ट्रैटेजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट होता है ना, ये क्या रहते हैं, प्रोएक्टिव रहते हैं। प्रोएक्टिव मतलब बहुत पहले से ही रेडी रहते हैं कि जो भी
ये उनके जो एम्प्लॉयज़ है, स्टेक होल्डर, उनका जो भी कुछ रिक्वायरमेंट होता है सोसाइटी में, उसके लिए वो पहले से ही प्रिपेयर रहते हैं। उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो एडवांस में करके रखते हैं, उसमें काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पॉलिसी। इसमें जो पॉलिसीज़ रहती हैं वो रिजिड का मतलब ये होता है कि वो चेंज नहीं होता, उनकी जो भी पॉलिसी रहती है वो चेंज नहीं होता है। बट इसमें क्या होता है, जो स्ट्रैटेजिक ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, उनकी पॉलिसी कैसे रहती है, फ्लेक्सिबल रहती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजिकल गोल्स, रिएक्टिव, प्रोएक्टिव, रिजिड, फ्लेक्सिबल। अंडरस्टैंड। फोर्थ पॉइंट क्या है, ऑब्जेक्टिव। देखिए इनका ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, सिलेक्ट करना है कि एम्प्लॉयज़ को बस, और उनको कंपनसेशन देना, बस इतना एंड। बट इसमें क्या होता है, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, अप्रेजल, प्रमोट करना, मोटिवेट करना और कॉम्पिटेंट डेडिकेटेड एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। ठीक है। सो फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल, इसमें क्या होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये लैक ऑन एम्फेसिस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। बट यहाँ पे 365 अप्रेजल होता है, बेल शेप कर्व होता है, सेंट्रिकल और रोल एनालिसिस, ये सब होता है। ठीक है। किसमें होता है, स्ट्रेटेजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंदर। 6 पॉइंट है इसके अंदर प्रमोशन। प्रमोशन में अंडर ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में इसमें क्या होता है, सीनियरिटी। अगर आप बूढ़े हो जाओगे, मतलब आपका बहुत एज हो जाए, नॉट बूढ़े हो जाओगे, मतलब आप समझ जाइए 20 की एज में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं और 60s में आपका 50 में और समथिंग 60 में आपका प्रमोशन होता है, इसको कहते हैं, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। बट इन स्ट्रैटेजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में ये सिस्टम अप्लाई नहीं होता है। इसमें ये होता है कि आपकी मेरिट क्या है, आप टॉप लेवल पे हो, आपकी मेरिट के ऊपर होता है, और लोअर लेवल पे क्या होता है, सीनियरिटी। ये जो इसमें लिखा गया ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। प्लेसमेंट, प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, राइट इंसान को राइट जगह पे लगाना। बट ट्रेडिशनल में ये लैग करता है, ये नहीं अप्लाई होता है। बट स्ट्रैटेजिकल को राइट पर्सन के राइट जॉब पे लगाते हैं। 8 पॉइंट क्या है, क्वालिटी ऑफ वर्कर्स। इसमें ट्रेडिशनल में इसमें क्या होता है, क्वालिटी ऑफ वर्क। तो ये क्वांटिटी देखती है, मतलब हमको 10 काम करना है, बस 10 काम करना है। बट इसमें क्या होता है, क्वालिटी, हमको एक काम करना है बट बेस्ट से करना है, बेस्ट वर्क करना है, बट एक ही काम करना है। इसलिए कहते हैं इसे स्ट्रैटेजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। बस 8 पॉइंट आपको याद हो जाएंगे ना, दैट्स इट। और भी याद करना है, कोई बात नहीं, ठीक है, करते हैं। क्या है, ट्रेनिंग। उसके ऊपर भी एक और पॉइंट है, स्पेशलाइजेशन। ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन नहीं होता है, बट स्ट्रैटेजिकल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट में स्पेशलाइजेशन होता है। इसमें ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, इसमें एम्फेसिस रहता है। कंपनसेशन, इसके अंदर आपको बस जो बोनस मिलते हैं बस यही रहता है। इसके अंदर आपको वेरियस मतलब बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी, ये सब। और सबसे लास्ट में रिपीटेड पॉइंट, यू कैन रिमेंबर इट ईजिली, यू कैन। वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड दैट, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, मैं ये वीडियो के सबसे लास्ट में बताऊंगी। सो वो पॉइंट्स आप ना, मतलब अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहे हैं, मतलब उसके पॉइंट्स नहीं आ रहे हैं, तो यू कैन यूज दैट पॉइंट्स इन द आंसर एंड डेफिनेटली यू विल गेट सम मार्क्स। लास्ट के करियर डेवलपमेंट, इसके अंदर ट्रेडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट हार्डली होता है, यहाँ पे एम्फेसिस बहुत ज़्यादा रहता है करियर डेवलपमेंट एम्प्लॉयज़ का के ऊपर। ठीक है, वापस एक बार इसके पॉइंट्स रिपीट कर लें। फर्स्ट है मीनिंग, डिसीजन, पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, प्लेसमेंट, क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है, इसमें स्पेशलाइजेशन क्या है, ट्रेनिंग क्या है, ट्रेनिंग देते हैं, कंपनसेशन देते हैं, और सबसे लास्ट में है करियर डेवलपमेंट। ठीक है, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग। सो हम अब ये क्वेश्चन पे जाते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, इसके स्टेप्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के स्टेप्स क्या है। ये मैंने 2-3 टाइम्स अपने जब मैं पढ़ रही थी वो टाइम पे मैंने स्टार मार्क किया है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट नहीं, कंफ्यूज मत होना, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। इसमें आइडेंटिफाइंग क्या करते हैं, मैन पावर के क्या रिक्वायरमेंट है, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के क्या एक्टिविटी है, और उनके ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स को कैसे अचीव कर पाएंगे।
ठीक है। तो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग provides the base for the several human resources activities such as selection, training, placement, performance appraisal, promotions, ट्रांसफर्स, करियर डेवलपमेंट एंड सो ऑन। ये जितने भी बात पढ़े कोई न्यू नहीं है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बस आपको एक मीनिंग याद रखना है। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है, आइडेंटिफाई करते हैं मैन पावर, क्वालिटी क्वांटिटी क्या चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन की क्या एक्टिविटी है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं, ठीक है। सो ये प्लानिंग के ये जो चार्ट दिख रहा है इसको आप याद कर लेना, याद हो भी जाएगा। देखो कोई भी काम के लिए हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेज की प्लानिंग करते हैं, ठीक है, प्लानिंग करते हैं उसको। देखो ये जो पॉइंट्स ये यहाँ पे दिया है, ये पॉइंट में सेम आपको एक जगह और दिखा सकती हूँ। देखो ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग हमने जो फंक्शन में पढ़ा था वही सेम पॉइंट है, ठीक है, वही सेम पॉइंट है। आप एक बार मिला के देख लेना, ठीक है। मैं बताती हूँ, देखो कंपेयर करके ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट फोरकास्ट करना, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, फोरकास्टिंग ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट, ठीक है। सप्लाई क्या है, अगर कोई डिफरेंस आता है वो सरप्लस या शॉर्टेज रहेगा। तो ये देखो सरप्लस यहाँ पे शॉर्टेज, ठीक है। तो देखो ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के अंदर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज के क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको फोकस करना है, उसका सप्लाई क्या है, ये दोनों को अब कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद कोई डिफरेंस ना आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे, अगर कोई डिफरेंस आता है तो डिफरेंस ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, अगर ज़्यादा या कम होगा, अगर कुछ भी होगा तो उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, टेक एक्शन। ये इमेज याद रखेंगे ना आप तो आपको आंसर लिखने में बहुत ईजी पड़ेगा, ठीक है। सो फर्स्ट क्या है, रिव्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट उनका जो स्टेप है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का कि ऑर्गेनाइजेशन, उनके कंपनी जो भी है, उनका बिजनेस क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको कैसे अचीव करना है, उसके फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। फिर उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट क्या है, उसको फोरकास्ट करना है, ठीक है। जैसे कि क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, जैसे उनको नॉलेज, उनका एटीट्यूड, स्किल, ये चीज़ को हम लोग को फोरकास्ट करना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई का फोरकास्ट करना है। इसमें क्या है, जो मैनेजर है उसको फोरकास्ट करना है कि हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर है। देखो फोरकास्ट मतलब सप्लाई मतलब ये होता है कि हमें कि एम्प्लॉयज़ की क्या शॉर्टेज है उसको फोरकास्ट करना। फोरकास्ट मतलब पहले से उसका अनुमान लगाना, ठीक है, पहले से ही। अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर, ठीक है, जैसे कि न्यू एम्प्लॉयज़ हायर करना है या फिर उनको निकालना है, ये चीज़ के बारे में। फोर्थ क्या है यहाँ पे, कंपैरिजन। देखो वही ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को, इसमें क्या है, मैनेजर जो है उनको ये देखना है कि कितने रिक्वायरमेंट है और कितने सप्लाई हैं, ठीक है। अगर कोई डिफरेंस आता है तो उनको आगे लिखना है, ठीक है। अगर कोई डिफरेंस आता है तो यहाँ पे लिखना है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज इतना है, रिक्वायरमेंट इतना है और सब ह्यूमन रिसोर्सेज सप्लाई इतना है। अगर ये इक्वल है तो नो डिफरेंस, तो ये आप याद रखना फॉर्मूला की तरह, ठीक है। अगर डिफरेंस आते हैं जैसे कि शॉर्टेज हो मतलब कम एम्प्लॉयज़ होंगे तो हायर करेंगे, अगर ज़्यादा होंगे तो उनको क्या करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। टर्मिनेट मतलब उनको काम से निकाल देंगे कुछ एम्प्लॉयज़ को, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट क्या है, मोटिवेटिंग द मैन पावर। देखो मैन पावर कौन है, एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो उनको मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव से उनको मोटिवेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, ये सब, ठीक है। मॉनिटरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। मॉनिटरिंग ह्यूमन रिसोर्सेज से मतलब जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज से क्या रिक्वायरमेंट है उनको मॉनिटर करना है। जैसे कि डाउन साइजिंग ऑफ मैन पावर, जैसे कि क्या शॉर्टेज है, क्या एडिशन, क्या मैन पावर, जैसे कि मैन पावर को ऐड करना है या मैन पावर को हटाना है, ठीक है, उसको बोलते हैं डाउन साइजिंग ऑफ मैन पावर। सो अब ये पॉइंट्स हम लोग वापस रिपीट करेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं, सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, रिक्वायरमेंट क्या है, सरप्लस अगर कंपेयर करेंगे, नो डिफरेंस है मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज और ये जितना रिक्वायरमेंट है उतने हैं, ठीक है। अगर डिफरेंस आता है तो सरप्लस या शॉर्टेज होगा तो उसके ऊपर क्या करेंगे, एक्शन। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, रिव्यू करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है, उनका ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट के फोरकास्ट करेंगे, ठीक है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के सप्लाई फोरकास्ट करेंगे, कंपेयर, नो डिफरेंस मोटिवेट करेंगे और मॉनिटर करेंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाक से याद हो जाएगा। ये इमेज याद रखोगे ना तो भी आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जॉब एनालिसिस। इसके कंपोनेंट्स दिए गए हैं। तो जॉब एनालिसिस का आपका मीनिंग
बहुत अच्छे से पता नहीं। देख, जॉब एनालिसिस मतलब क्या होता है, अ जॉब में बी डिफाइन एज ए सम टोटल ऑफ, जैसे कि सम टोटल है, सम जब बोलते हैं ना 1 2 3 4, उसका सम टोटल कितना होता है ऐसा, ठीक है। जैसे कि उनको क्या टास्क दिए गए हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज़ असाइन टू द इंडिविजुअल एम्प्लॉयज़, तो इसको बोलते हैं जॉब एनालिसिस। तो ये 2 टाइप के होते हैं, आपको एग्जाम में से दिया रहेगा। डिस्क्रिप्टिव जॉब एनालिसिस में बोलेंगे डिस्क्रिप्टिव, जॉब डिस्क्रिप्टिव लिखो, शॉर्ट नोट्स में ये भी पूछ सकते हैं और स्पेसिफाइड ये भी पूछ सकते हैं, और दोनों साथ में भी पूछ सकते हैं, या डिस्टिंग्विश बिटवीन भी पूछ सकते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं पूछेंगे क्योंकि दोनों के पॉइंट्स अलग अलग हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, जॉब डिस्क्रिप्शन का इसमें मतलब ये होता है, इसमें जैसे कि इसमें डिटेल्स दिया रहता है आपके जॉब में, जैसे कि आपका जॉब टाइटल क्या है, आपकी क्या ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोकेशन क्या है जॉब का कंडीशन क्या है, उसके रेलिवेंट डिटेल आपको डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। इसमें आप ओवरऑल समरी दिया रहता है कि जॉब की क्या रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे लिखा गया है, देखिए। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब क्या, इट गिव डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट हु आर सपोज टू बी द पर्टिकुलर जॉब विद रेफरेंस टू, जैसे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, इसमें ये सब दिया रहता है, उनका एक्सपीरियंस, जेंडर, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये सब इसमें रिटर्न समरी रहता है कि एम्प्लॉयज़ का, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस पता रहना चाहिए, इसमें जॉब टाइटल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और इसमें क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस क्या है, फैमिली बैकग्राउंड, ये सब चीज़ दिया रहता है। समझ रहा है ना, ठीक है। फर्स्ट इसमें क्या है, ये आप ना इससे याद रख सकते हो, आपको इसमें कहते हैं ना, इसमें कंटेंट अगर नहीं भी होता है तो कोई बात नहीं, आप इससे याद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या है, जॉब टाइटल, जॉब टाइटल मतलब इसमें यहाँ पे अंदर कंटेंट दिया है, एक बार देख लेते हैं। जॉब आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या है, वही आपका जॉब का क्या टाइटल है, कोड ऑफ नंबर ऑफ द ऑक्यूपेशन, लोकेशन, नेम ऑफ द डिवीजन, या फिर कौन से डिपार्टमेंट में आपको जॉब मिला है, ये सब दिया, ठीक है। जॉब समरी मतलब क्या होता है, आपको क्या टास्क मिलेंगे, हजार्डियस, डिस्कम्फर्ट मतलब बोलते हैं ना कितने डेंजर वर्क है, या फिर मतलब इन्वायरमेंट क्या है, ये सब जॉब का एक समरी दिया रहेगा आपको। थर्ड पॉइंट है आपको ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि एक इंडिविजुअल की क्या ड्यूटी, व्हाट, हाउ एंड वाई ऑफ जॉब, ये दिया है। रिलेशनशिप विद अदर्स जॉब्स, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। इसमें हॉरिजॉन, वर्टिकल और डायगोनल होता है। एक्सटर्नल में जैसे कि कस्टमर्स, डीलर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर, ट्रेड एसोसिएशन एक्सेट्रा। मशीन्स एंड टूल, देखिए अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसे ये चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि अगर समझ लो फैक्ट्री में काम कर रहा है तो उसको मशीन्स और टूल्स की नॉलेज रहनी चाहिए, तो उसको कैसे हैंडल करना है ये चीज़ के बारे में। सुपरविजन मतलब क्या दिया गया है, सुपरविजन मतलब इट इंडिकेट्स द एक्सटेंट ऑफ द सुपरविजन विच जॉब, जैसे कि उनका टॉप लेवल पे रहेंगे ये सुपरवाइजर या सबॉर्डिनेट के बीच में मतलब कौन सी उनको पोस्ट मिलेगी, ठीक है। 7 क्या है, सोशल इन्वायरमेंट, जैसे कि वो वर्क प्लेस कैसा है, ये सब चीज़, ठीक है। 8 पॉइंट क्या है, वर्किंग कंडीशन, जैसे कि वहाँ पे हजार्डियस काम है क्या है, लोकेशन क्या है, पोस्चर क्या है, रेस्ट पीरियड क्या रहता है, स्पीड ऑफ वर्क क्या है, टाइमिंग, ये सब क्या था, जॉब डिस्क्रिप्शन था। अगर आप यहाँ से ये जो 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं इसको भी याद कर लोगे, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। जॉब का टाइटल क्या, उनकी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्किंग कंडीशन क्या है, वर्किंग आवर कितना है, सैलरी, इंसेंटिव कितना मिला। जॉब स्पेसिफिकेशन में जैसे कि उनके क्या क्वालिफिकेशन है, क्वालिटी क्या है, एक्सपीरियंस क्या है उनको, फैमिली बैकग्राउंड क्या है और उनका एटीट्यूड, ठीक है। ये इससे ही याद हो जाएगा, ज़्यादा अंदर कंटेंट आपको इतना टाइम नहीं होता है, तो बेटर इज़ दैट यू रिमेंबर दिस पॉइंट्स एंड रिमेंबर द 2-3 लाइन कंटेंट दैट यू कैन राइट इन योर एग्जाम easily. And I know you can write it very easily because qualification, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्वालिफिकेशन है ये मेंशन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप ये सब लिख सकते हो। अब ये दोनों का जो डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया है ये रेफरेंस पर्पस के लिए, इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है जॉब डिज़ाइन। जॉब डिज़ाइन की क्या टेक्निक्स हैं, ठीक है। तो पीपल स्पेंड अ ग्रेट डील
ऑफ अ टाइम ऑन अ जॉब, जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय है वो काफ़ी टाइम देता है अपनी जॉब को, ठीक है, तो राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज़ इसमें दिया गया है, ठीक है। कहते हैं इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट टू डिज़ाइन अ जॉब, मतलब एक ऐसी जॉब रहनी चाहिए कि वो इंसान को सूट करे, वो फील गुड करे, तो उसकी वजह से क्या होगा, इम्प्रूव होगा क्या, ऑल ओवर उसका परफॉर्मेंस, और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक डेफिनेशन दिया है, जॉब डिज़ाइन रिफर्स टू अप्रोप्रिएट जॉब स्ट्रक्चर इन इट टर्म्स ऑफ कंटेंट, फंक्शन एंड रिलेशनशिप। जॉब डिज़ाइन क्या होता है, अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होना चाहिए जॉब का, उसमें कंटेंट, फंक्शन और रिलेशनशिप, ठीक है। अब इसके टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है, इसके दो तरीके के टेक्निक्स हैं, एक है ट्रेडिशनल जॉब डिज़ाइन है और एक मोटिवेशनल। ट्रेडिशनल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको जॉब डिज़ाइन, ट्रेडिशनल मतलब ओल्ड वाला है, इसमें टाइम स्टडी होता है, तो FW टेलर ने दिया है, तो इसमें टाइम स्टडी में क्या होता है, the job are designed take into consideration the time required for the completing a particular job इसमें मतलब क्या होता है, कंसिडर करते हैं जितना इतना टाइम में एक इंसान को उतना काम करना, उसको बोलते हैं टाइम स्टडी, ठीक है। इट फाइंड आउट द टाइम स्टडी रिक्वायर्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर, मतलब एक टाइम फिक्स रहता है, उतने टाइम उनको काम करना है, उसको बोलते हैं स्टॉप वॉच टेक्निक, ठीक है। मोशन स्टडी मतलब क्या होता है, इसमें दिया मोशन स्टडीज इज द मोशनल, ये मूवमेंट ऑफ वर्कर्स इन द, मतलब इसमें ये लिखा है मोशन स्टडी में कितने आवर्स मतलब मोशन में रहते हैं एम्प्लॉयज, उसको बोलते हैं मोशन स्टडी। फिर ये वाली फिट स्टडी मतलब क्या होता है, जैसे कि द जॉब्स आर डिजाइन विद द एम्फेसिस टू रिड्यूस द, मतलब उनका जो टेंशन टायर्डनेस रहता है उसको रिड्यूस करने के लिए ये स्टडी किया गया है। तो इससे क्या होता है, उनके देखो कोई भी थका हुआ रहता है, अगर वो 10 मिनट की नैप लेता है या फिर रेस्ट करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो एकदम मतलब कोई भी काम करने के लिए बहुत ज़्यादा फिर एनर्जेटिक रहता है, अच्छे से प्रोडक्टिव अपना 100% देता है, तो इसको बोलते हैं फिट स्टडी। फिर उसके बाद फोर्थ पॉइंट नहीं, इसमें 3 ही पॉइंट था, क्या है, टाइम स्टडी, मोशन स्टडी और ये लास्ट वाला, ठीक है, टाइटनेस को हटाने के लिए स्टडी रहती है। मोटिवेशनल को एक मॉडर्न जॉब डिज़ाइन भी कहते हैं, जैसे कि जॉब सिंप्लीफिकेशन। देखो इसमें एग्जांपल दिया गया कि जैसे कि रेस्टोरेंट में एक वेटर सारा काम नहीं कर सकता, जैसे कि क्लीनिंग टेबल, उनको मेन्यू देना, फूड देना, प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ एक इंसान नहीं कर सकता, तो उसके लिए अलग अलग स्मॉल पार्ट में जो वर्क है उसको डिवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं जॉब सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। फिर जॉब रोटेशन मतलब क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि बैंक में जो कैशियर रहता है, जो हम पैसे देते हैं अपने पैसे डिपॉजिट करने के लिए या फिर विड्रॉ करते हैं, तो वहाँ पे जो कैशियर बैठा रहता है वो रोटेट होता रहता है। ये अब बात अब नोटिस करना, वो मतलब उनके जो वर्क है कभी कोई और रहेगा कभी कोई और रहेगा, क्यों, क्योंकि अगर जो कैशियर है उसके मतलब बोलते हैं कि वो एक उनके मन में थोड़ा लालसा आ जाती है, ठीक है, तो उनकी जॉब रोटेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये एक मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है, जॉब एनलार्जमेंट मतलब क्या होता है, इट रिफर्स टू हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन ऑफ अ जॉब, इट इंक्रीज द स्कोप ऑफ द जॉब, मोर टास्क आर एडेड टू एग्जिस्टिंग जॉब। इसमें बताया गया जैसे कि सेल्समैन है, ठीक है, उसको अलग अलग काम दिया गया है, जैसे कि ऑर्डर करना, सिक्योरिटी पेमेंट का, कंप्लेंट हैंडल करना, ये सब, ठीक है, इसको बोलते हैं जॉब एनलार्जमेंट, उसको ज़्यादा वर्क दे देना, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट मतलब क्या होता है, ये वर्टिकल एक्सपांशन होता है, ठीक है, जैसे कि इसमें बताया है जूनियर मैनेजर जो है वो इम्प्लीमेंट, मतलब जूनियर मैनेजर अगर इम्प्लीमेंट करता है कोई पर्टिकुलर प्लान बताता है, तो जो सुपरवाइज़र है वो उसको मतलब प्रिपेयर करना है, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंजेस डाल के उसको प्रिपेयर करना है प्लान और उसको इम्प्लीमेंट करना है, और पीरियडिकली टाइम टू टाइम उसको चेक भी करना है, ये बताया, ठीक है। जॉब एनरिचमेंट उसे कहते हैं। और सबसे लास्ट में है, दिख रहा है, जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। देखो आज के मॉडर्न ज़माने में वर्क फ्रॉम होम वाला सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे कि कॉलेज में कोई प्रोफेसर है, उनको सिलेबस दिया है पढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, फ्रीडम है कि मतलब इतने टाइम, मतलब 1 मंथ में उनको सिलेबस कंप्लीट ही करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है। ये पॉइंट को हम वापस रिपीट करते हैं। देखिए जॉब डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि जो जॉब
दिख रहा है। जॉब डिज़ाइन रिफर्स टू अप्रोप्रिएट जॉब स्ट्रक्चर। ये जॉब डिज़ाइन का मतलब ये होता है अप्रोप्रिएट जॉब स्ट्रक्चर होना चाहिए जिसमें कंटेंट, फंक्शन और रिलेशनशिप होता है। ये दो तरीके का होता है, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल में 3 होते हैं, ठीक है, टाइम, मोशन और टाइटनेस का स्टडी, ठीक है। मॉडर्न कहते हैं या फिर मोटिवेशनल, इसमें सिंप्लीफाई करते हैं जॉब को। जॉब रोटेशन, देखो सिंप्लीफाई मतलब अलग अलग में बांट देना। जॉब रोटेशन कैशियर का याद रखना, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, जॉब एनलार्जमेंट, याद रखना ये हॉरिजॉन्टल होता है, एक इंसान को बहुत सारे काम देता है। जॉब एनरिचमेंट मतलब क्या होता है, इसमें कोई प्लान है उसके अंदर मतलब इम्प्रूवमेंट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, मॉनिटर करना, इसको वर्टिकल एक्सपांशन बोलते हैं। और सबसे लास्ट में है जॉब फ्लेक्सिबिलिटी। एग्जांपल याद रखना, कॉलेज के कोई प्रोफेसर है, उनको सिलेबस दिया, उनको 1 मंथ में वो सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्रूटमेंट सोर्सेस। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग एंड attracting candidate to apply for a job in a company. Recruitment facilitate the selection of employees. इसमें selection of employees होता है, ठीक है। एडमिन में इसमें डेफिनेशन दिया है, इसमें क्या है, रिक्रूटमेंट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग फॉर द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। मतलब एक राइट इंसान, एक मतलब जिसको एक जॉब की सर्च है, अट्रैक्ट कैंडिडेट को अप्लाई करे जॉब के लिए, ठीक है, इसको रिक्रूटमेंट कहते हैं। बोलते हैं ना वैकेंसी आई है, वही रिक्रूटमेंट। मतलब वहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लेस खाली है, उसके बदले रिप्लेस होकर कोई और आ जाएगा, क्योंकि ये प्लेस क्यों खाली है, या फिर किसी की डेथ हो गई है, किसी का रिटायरमेंट हो गया है, या फिर और रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयज़ की, तो इसकी वजह से रिक्रूटमेंट होता है। अलग अलग एम्प्लॉयज़ ये ऑर्गेनाइजेशन में आ जाते हैं वर्क के लिए, ठीक है। सो इसके सोर्सेज क्या है, एक इंटरनल सोर्स है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल जैसे कि किसी का ट्रांसफ़र हो गया, इसी वजह से रिक्रूटमेंट करना है, कोई रिटायर हो गया, इंटरनल एड्स, ठीक है, प्रमोशन की वजह से, जैसे कि अभी कोई नीचे लेवल पे था वो ऊपर हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन पे जो लोअर लेवल है वो पोजीशन खाली हो जाती है, उसके लिए फिर रिक्रूटमेंट होता है, ठीक है, वो पोजीशन को फुलफिल करने के लिए। एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, जैसे कि कंसल्ट करते हैं, इसमें इसके बारे में, जैसे कि कोई भी फर्म है वो कंसल्ट करती है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने कंपनीज के बारे में, तो ये दूसरे लोग को रिक्रूट करती है, ठीक है। फिर उसके बाद कैंपस रिक्रूटमेंट यहाँ पे दिया है। कैंपस रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, द कंपनी रिक्रूटमेंट कमिटी में विजिट कैंपस ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड रिक्रूटर कैंडिडेट। जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई कंपनी में इनको पैकेज मिल गया कॉलेज की तरफ से, मतलब वहाँ पे वो इंटरव्यूज़ के लिए आते हैं, तो इसको कहते हैं, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया है naukri.com, ठीक है। रिकमेंडेशन, जैसे कि टॉप लेवल पे कोई है तो वो रिकमेंडेशन देते हैं कि ये अच्छे हैं, ये मैनेजर्स, तो वो रिकमेंडेशन के थ्रू आते हैं। और एक अदर एक्सटर्नल सोर्सेज, ठीक है, याद करने के लिए, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट मतलब वैकेंसी है, उसमें एम्प्लॉयज़ को फुलफिल करना है, ठीक है, अलग अलग, एक इंटरनल होता है, एक एक्सटर्नल। इंटरनल के अंदर जैसे कि ट्रांसफ़र हो गया, रिटायर्ड हो गया, इंटरनल एड्स, प्रमोशन, ठीक है। और उसके बाद एक्सटर्नल में आते हैं काउंसलिंग, कैंपस रिक्रूटमेंट, एडवर्टाइजमेंट, रिक्रूटमेंट, और उसके बाद एक सबसे लास्ट अदर एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। अब दूसरा है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब सिलेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसमें दिख रहा है सिलेक्शन का, इसमें क्वेश्चन है सिलेक्शन मतलब क्या होता है, राइट इंसान को राइट जॉब पे लगाना, ठीक है। इसके पॉइंट्स यहाँ पे दिए, जैसे कि फर्स्ट जॉब एनालिसिस, एडवर्टाइजिंग द जॉब, टेस्ट इंटरव्यू और मेडिकल चेक और जॉब ऑफर। देख सिलेक्शन का प्रोसेस, जैसे कि आपको रिक्रूट कर लिए हैं, ठीक है, रिक्रूट करने के बाद आपका जॉब क्या रहेगा उसके रिलेटेड, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, जॉब एनालिसिस। जैसे जॉब एनालिसिस के बारे में क्वेश्चन का हम लोग पढ़ा है, डिस्क्रिप्टिव और सब्सक्रिप्टिव, स्पेसिफिकेशन के बारे में, ठीक है। एडवर्टाइजिंग द जॉब के बारे में, जैसे कि naukri.com यहाँ पे अभी जस्ट हमने पढ़ा है, यहाँ पे एडवर्टाइज करते हैं न्यूज़पेपर, मैगजीन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, इंटरनल स्क्रीनिंग। इंटरनल स्क्रीनिंग में क्या होता है, उनका एक्सपीरियंस, एज, क्वालिफिकेशन, ये सब चीज़ चेक किया जाता है, सैलरी क्या रहेगा उनका, ये सब चीज़ बताया जाता है। एप्लीकेशन ब्लैंक में मतलब उनका जैसे कि इट इज़ अ कंपनी फॉर्मेट टू ऑब्टेन अ स्टैंडर्ड। मतलब जो भी एम्प्लॉय, जो भी कैंडिडेट उसके आएंगे तो एक स्टैंडर्ड, एक इन्फॉर्मेशन कंपनी के पास रहनी चाहिए, तो उसका
बायोग्राफिक एकेडमिक्स क्या है, रेफरेंस क्या है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, तो वो एक इंटरव्यू के थ्रू उनको मिल जाता है, ठीक है। टेस्ट होता है, टेस्ट अलग अलग टेस्ट होते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, परफॉर्मेंस और स्ट्रेस टेस्ट होते हैं। ये इंटरव्यू में आपके ये सारी चीज़ चेक किए जाते हैं। इंटरव्यू में अलग अलग पैनल, इंटरव्यू और पैनल रहते हैं। इंडिविजुअल इंटरव्यू भी होता है, ग्रुप इंटरव्यू भी होता है और एग्जिट इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। और 7 पॉइंट यहाँ पे दिया है रेफरेंस चेक। रेफरेंस चेक जैसे कि आपका कैरेक्टर, एक्सपीरियंस के बारे में चेक किया जाता है। और लास्ट में मेडिकल चेक होता है। 8 पॉइंट है मेडिकल, जैसे कि आपकी फिजिकल फिटनेस और हेल्थ और सेफ्टी के बारे में। फाइनल इंटरव्यू में आपको बताया जाता है कि आपकी सैलरी और अदर चीज़ के बारे में आपसे बात किया जाता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो आपको जॉब ऑफर, राइट जॉब टू द राइट पर्सन, वापस एक बार रिपीट करेंगे। जॉब एनालिसिस, उसका एडवर्टाइजिंग करते हैं। इंटरनल स्क्रीनिंग होता है, ब्लैंक एप्लीकेशन, टेस्ट, इंटरव्यू, रेफरेंस चेक, मेडिकल चेक, फाइनल इंटरव्यू और जॉब ऑफर, ठीक है। एक बार आंख बंद करके बोलते हैं। जॉब एनालिसिस, एडवर्टाइजिंग करते हैं, इंटरनल स्क्रीनिंग करते हैं, एप्लीकेशन ब्लैंक, टेस्ट, इंटरव्यू करते हैं, रेफरेंस चेक होता है, मेडिकल चेक होता है, फाइनल इंटरव्यू होता है और जॉब को ऑफर कर दिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेथड और टेक्निक्स ऑफ ई सिलेक्शन। देखिए हम लोग ने सिलेक्शन के बारे में पढ़ा। सिलेक्शन मतलब क्या होता है, राइट पर्सन को राइट जॉब पे लगाना, ठीक है। तो ई सिलेक्शन क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड-19 में क्या होता, हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, ठीक है। तो वैसे ही जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये ऑनलाइन होता है। तो फर्स्ट क्या है, ऑनलाइन एप्लीकेशन, तो उसमें आपको सारी डिटेल्स भरनी पड़ता है। आपका जॉब के रिलेटेड क्वालिफिकेशन क्या है, रिक्वायरमेंट है, क्या एक्सपीरियंस है, ये सब बायोलॉजिकल डेटा, क्वालिफिकेशन डिटेल, ऑल दैट यू हैव टू फिल इन ऑनलाइन एप्लीकेशन। सेकेंड पॉइंट इज ए कीवर्ड सर्च। कीवर्ड सर्च फॉर एग्जांपल MBA, CA फॉर विच यू आर अप्लाइंग। स्क्रीनिंग द एप्लीकेशन रिसीव ऑनलाइन, ठीक है। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है ऑनलाइन टेस्टिंग। इसमें ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें परफॉर्मेंस टेस्ट, एटीट्यूड, इंटरेस्ट टेस्ट, ये सब किया जाता है। फोर्थ पॉइंट है ऑनलाइन इंटरव्यू। इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल इंटरव्यूज होता है, इंडिविजुअल ग्रुप होता है, स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर और पैनल इंटरव्यू। ये आपका सारे ऑनलाइन होते हैं, ठीक है। वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू, व्हाट्सएप वीडियो कॉल, एग्जाम्पल्स दिया है यहाँ पे, ठीक है। ऑनलाइन रेफरेंस चेक। ऑनलाइन रेफरेंस चेक जैसे आपका नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सब चेक किया जाता है, ठीक है। 6 पॉइंट है फाइनल ऑनलाइन इंटरव्यू। आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, फेस टू फेस भी इंटरव्यू हो सकता है बट ऑनलाइन इंटरव्यू मोस्ट, क्योंकि ये ई सिलेक्शन है, ठीक है। इसके पॉइंट्स एक बार वापस रिपीट करेंगे, 1 सेकेंड। फर्स्ट है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, इसका कीवर्ड सर्च करते हैं, ऑनलाइन टेस्ट होता है आपका, ऑनलाइन इंटरव्यू होता है, रेफरेंस चेक होता है, फाइनल इंटरव्यू होता है, आपको जॉब मिल जाती है, ठीक है। और सो फाइनली हमारा ये पूरा चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। सो अब मैं आपको एक टास्क देती हूँ। जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, तो मैं आपको एक टास्क दूँगी घर पे करने के लिए कि आप ये जो ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, एक बार अगर आपको ये टॉपिक्स मैंने जो पढ़ाया है अभी, अगर आपको ये समझ गया है तो ये ऑब्जेक्टिव आप इजीली कर सकते हो। तो फिलिंग द ब्लैंक्स एक बार कर लेना, ठीक है। और वन मोर थिंग आई वांट टू टेल, जिसे मैंने सर्कल किया है वो एग्ज़ाम में एक बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। ये जो सर्कल किया है ये एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ट्रू और फॉल्स भी बहुत ईजी है, बट रादर देन this much objective doing and this true or false, you understand the content. Understanding is most important. If you understand the concepts and what is the written in the point, you can answer any question very easily, and you can also write the answer. 2-3 lines you can easily write, and this match the column also you can easily do. So in last I want to say that you yourself to write it down, the concept and feature of human resources, and write down these points and in one page. I will give you an example. For example, यहाँ पे छोटे से लिखना है आपको, फर्स्ट चैप्टर, ओके।
फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसे लिखना है, या आप दूसरे पेन से भी लिख सकते हो, डिपेंड्स आपको कैसे अच्छा लगता है। जैसे लिखना है फीचर्स या फिर नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट। सो इसके पॉइंट्स सबसे पहले क्या था, प्रोसेस, सेकेंड क्या था, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, थर्ड क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेशन, फोर्थ पॉइंट क्या है, कंटिन्यूअस इन नेचर, कंटिन्यूअस है तो क्या है ये, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड। मेरी हैंड राइटिंग पे मत जाना, मैं फास्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। और सिक्स पॉइंट है लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, सेवन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, और 8 पॉइंट क्या था, पोटेंशियल एम्प्लॉयज, पोटेंशियल एम्प्लॉयज। और ये इतने पॉइंट्स हो गए, ठीक है। ऐसे आपको राइट इट डाउन करना है। ये A4 शीट आप लेके रखिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है, तो ये चैप्टर में आपने जितने क्वेश्चंस पढ़े, जैसे कि मैं यहाँ पे बता देती हूँ आप कितने क्वेश्चंस पढ़े। जैसे कि आपने ये नेचर और फीचर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपने टोटल 10 क्वेश्चंस अभी पढ़े हैं, ठीक है। मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है आपको। तो आपको क्या करना है, ऐसे इसको छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देना है, और आपको जब भी टाइम मिले ये जो पॉइंटर्स हैं आपको बस गो थ्रू करना है, एक बार देख लेना है, या फिर इसका निमोनिक्स बनाना है। निमोनिक्स कैसे बनाए ये भी मैं बताती हूँ। फर्स्ट जो ये है इसको आपको लेना है, जैसे कि PM, जैसे PM याद हो गया, फिर UCOLDP। तो अब इस देखो PM तो याद रहेगा हमको, ठीक है, O और UP ऐसे याद रखना, ठीक है। इसका निमोनिक्स क्या बनेगा, देखो यहाँ पे PM कोल्ड UP ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। P फॉर प्रोसेस, M फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी, C फॉर कंटिन्यूस इन नेचर, O फॉर ऑब्जेक्टिव एंटर, L फॉर लॉन्ग, ये L है, सॉरी यहाँ I नहीं है, L है लॉन्ग कोल्ड। देखो कोल्ड नहीं है बट आपको याद रखने के लिए ज़रूरी है, ठीक है। L फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, D फॉर डेवलपमेंट ऑफ टीम स्पिरिट, U फॉर यूनिवर्सल एप्लीकेशन, P फॉर डेवलपमेंट ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज़, ठीक है। ऐसे आप करोगे ना तो आई एम 100% श्योर आप आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। और मैंने कहा था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में मतलब वो रिपीटेड रहते हैं, मतलब आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट ईयर मोटिवेशन, ये की है, मतलब कहीं पे भी यू कैन यूज़। सेकेंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, थर्ड है करियर डेवलपमेंट, फोर्थ है प्रमोशन, फिफ्थ है फिफ्थ पॉइंट इसमें से वेट है, हाँ, एम्प्लॉयज वेलफेयर, ये सारे, ये जो 5 पॉइंट्स मैंने आपको बताया है ना, और एक 1 मोर 6 कंपनसेशन, 1 मोर पॉइंट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट
ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें ये जो पॉइंट्स है ना बहुत कॉमन है. यू कैन यूज़ रिपीटेडली, मतलब बहुत बार आप रिपीटेड यूज़ कर सकते हैं. और एक्सटर्नल कोई अगर नॉइस होगी तो इसके लिए सॉरी. एंड दैट्स इट अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कॉमर्स 6th semester. And if you like this channel, please like, share and subscribe. Thank you so much.